Assalamu alaikum everyone. In this video lecture we are going to talk about यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स। तो इसे पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ट्रांसपोजोन्स या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो डीएनए के वो सेगमेंट्स या सीक्वेंस है जो कि एक जीनोमिक साइट से किसी दूसरी जीनोमिक साइट पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के बारे में। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हमारे पास यूकैरियोटिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था हमारे पास बारबारा मैकक्लिंटक ने। ठीक है, जब वो के मेज़ को स्टडी कर रही थी 1940s में। मैनी ट्रांसपोजोन्स कैरी जीन्स डेट आर एन एडवांटेज टू देयर होस्ट। अब इसमें जो बहुत से ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं उनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो कि होस्ट के लिए एडवांटेजियस होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो वो जीन्स होस्ट के लिए क्या होंगे, एडवांटेजियस होंगे। तो होस्ट उनको अपने जो जेनेटिक मटीरियल के साथ ही क्या करेगा, रेप्लिकेट करता जाएगा और उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास ट्रांसपोजोन्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन एडवांटेजियस होते हैं, जो होस्ट के डीएनए को कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जब वो होस्ट डीएनए के साथ ट्रांसपोज हो जाएंगे तो वो जो होस्ट का डीएनए होगा उसके साथ ही रेप्लिकेट करेंगे और होस्ट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वो सेल्फिश वे में क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करते हैं। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखने हैं यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स की। तो एग्जाम्पल हमारे पास है DS एंड AC एलिमेंट ऑफ मेज। इट वॉज ऑब्जर्व डैट वेरिएशन इन कलर ऑफ कर्नल्स। कर्नल्स आप कह लें कि जो हमारे पास सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ ग्रेन। ठीक है, जो हमारे पास मकई के दाने हैं, इंडियन कॉर्न भी से बोलते हैं, वॉज कॉज्ड बाय एन अनस्टेबल म्यूटेशन। एक अनस्टेबल म्यूटेशन की वजह से जो हमारे पास कर्नल्स थे उनके जो मतलब जो सीड्स थे उन अंदर कलर वेरिएशन आई। अब हमने ये देखना है कि वो कलर वेरिएशन कैसे आई। This color variation is due to a mutation in a factor encoded by the maize C locus। अब जो हमारे पास मेज़ है उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर C locus पर C जीन मौजूद था। अब वो जो C जीन था वो पर्पल पिगमेंट को प्रोड्यूस करता था। अब अगर उस C जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाएगी तो ज़ाहिरी बात है कि वो जो हमारे पास पिगमेंट बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो हमने 3 कंडीशंस देखनी है जिसके अंदर जो हमारे पास कर्नल है उसका कलर, सीड कलर जो है वो चेंज होता है। तो व्हेन दी C जीन इज़ अनम्यूटेटेड, ये पहली कंडीशन है। जब हमारे पास C जीन है वो अनम्यूटेटेड है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, पिगमेंट प्रोड्यूस होगा और कर्नल विल अपीयर पर्पल। जो हमारे पास कर्नल है वो कैसे शो होगा, पर्पल कलर अपीयर होगा। लेकिन हमारे पास अगर C जीन के अंदर की कोई म्यूटेशन आ जाती है तो C जीन में म्यूटेशन की वजह से जो हमारे पास पर्पल पिगमेंट बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। तो जो हमारे पास कर्नल है वो अपीयर ऑलमोस्ट वाइट, या तो वो बिल्कुल वाइट होगा या फिर कलरलेस होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है इसमें यह है कि जो हमारे पास मेज़ है उसके जेनेटिक मटेरियल में जो C जीन है उसके अंदर जो म्यूटेशन आई थी वो रिवर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जो म्यूटेशन आई थी C जीन के अंदर कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आकर इंसर्ट हो गया था वो रिवर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिस स्पॉटेड कर्नल विल फॉर्म्ड। जो हमारे पास कर्नल्स हैं उसके अंदर कहीं कहीं पर जो पर्पल पिगमेंट के स्पॉट्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। जैसे आपको ये सीड नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये कहीं कहीं पर आपको पर्पल कलर के पिगमेंट्स जो हैं उसकी वजह से ये स्पॉट्स बन गए हैं, क्योंकि वो सेल्स जिनके अंदर वो जो हमारे पास इंसर्शन हुई है या फिर ट्रांसपोजिशन हुई है वो रिवर्ट हो जाएगी, तो उन सेल्स की जो प्रोजेनी होंगे उनके अंदर पर्पल पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा और वो कहीं कहीं पर हमारे पास स्पॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी। अब हमें इससे ये पता चला कि जो हमारे पास म्यूटेशन हुई है वो अनस्टेबल है, क्योंकि अगर स्टेबल म्यूटेशन होती तो वो उसने रिवर्स या उसकी रिवर्जन नहीं होनी थी, लेकिन रिवर्जन हुई है। इसका मतलब जो हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोज तो हो जाते हैं लेकिन ट्रांसपोज होने के बाद वो रिवर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स इन कर्नल्स शो डैट द म्यूटेशन इज़ वेरी अनस्टेबल, इट रिवर्ट्स एट ए रेट मच हायर। अब इसका जो रिवर्ट होने का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले में, ऑर्डिनरी म्यूटेशन के मुकाबले में। ठीक है, अब जो हमारे पास म्यूटेशन हुई है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की इंसर्शन की वजह से, जो कि C जीन के अंदर इंसर्ट हुए हैं, उन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं DS एलिमेंट्स। DS शो करते हैं डिसोसिएशन को। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ और भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं AC फॉर एक्टिवेटर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इट कुड इंड्यूस DS थ्रू ट्रांसपोज बाय ए नॉन रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म। जो हमारे पास AC एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो DS को ट्रांसपोज करवा सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास DNA का एक सेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर DS एलिमेंट मौजूद थे और ये हमारे पास था C जीन। अब ये जो DS एलिमेंट है, फर्ज करें ये यहाँ पर आकर क्या हो गए हैं, ट्रांसपोज हो गए हैं। लेकिन जो हमारे पास AC एक्टिवेटर जिसे हम बोल रहे हैं, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, वो क्या करेगा, ये जो DS एलिमेंट यहाँ पर आकर ट्रांसपोज हुआ था वो इसको यहाँ से क्या कर सकता है, दोबारा से ट्रांसपोज करवा सकता है यहाँ से बाहर नॉन रेप्लिकेटिव वे में। नॉन रेप्लिकेटिव वे का मतलब है कि ये जो DS एलिमेंट है ये इसकी कॉपी तैयार नहीं होगी, बल्कि ये यहाँ से कट होकर कहीं और जाकर पेस्ट हो जाएगा। मतलब ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है। ये पिछले लेक्चर में हम इसके मैकेनिज्म्स को भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नॉन रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म आउट ऑफ सी से वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्जन हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो DS एलिमेंट है वो ट्रांसपोज हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हमारे पास AC एलिमेंट मौजूद होगा। इसलिए हम DS एलिमेंट्स को नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ट्रांसपोज नहीं हो सकते। इनको ट्रांसपोज होने के लिए कुछ दूसरे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम AC या फिर एक्टिवेटर बोलते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो हमारे पास AC एलिमेंट्स हैं ये ऑटोनोमस एलिमेंट्स होते हैं या ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स होते हैं, क्योंकि इनको ट्रांसपोज करने के लिए या फिर किसी दूसरे जीन को इनएक्टिवेट करने के लिए किसी भी दूसरे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इस डायग्राम की तरफ देखें, इसमें ये हमारे पास है C लोकस, जिसमें C जीन मौजूद है जो कि पर्पल कलर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और ये हमारे पास DS या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ट्रांसपोजिशन नहीं हो रही, तो हमारे पास मतलब C जीन के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं आई, और जो हमारे पास नॉर्मल पर्पल पिगमेंट है वो बनेगा, और जो कर्नल कलर होगा वो पर्पल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, जब क्या होगा, जो हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो ट्रांसपोज हो जाएगा C जीन के अंदर, और जो हमारे पास C जीन है उसके अंदर आ जाएगी म्यूटेशन, और हमारे पास पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरी हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन तो हो गई है, लेकिन हमारे पास एक और एक्टिवेटर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आ गया जो कि इस DS एलिमेंट को यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा, उसकी रिवर्जन करवा देगा, और हमारे पास नॉर्मल जो C जीन है वो दोबारा से नॉर्मली बिहेव करेगा, और हम जिन सेल्स के अंदर रिवर्जन हो जाएगी वो सेल्स पर्पल पिगमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, और हमारे पास स्पॉट्स हैं वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं DS और AC ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर की। तो जो हमारे पास DS एलिमेंट्स या DS ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर होता है वह बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे AC एलिमेंट्स का होता है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है। और जो हमारे पास AC है उसकी रिजेम्बलेंस होती है ट्रांसपोजेबल जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है उनकी तरह। जैसे अगर हम एक बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन जो है वो पहले स्टडी कर चुके हैं, उसमें क्या होता था कि हमारे पास कुछ ट्रांसपोजेज जीन मौजूद होते हैं, ठीक है, और साथ कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स मौजूद होती थी, और साथ हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। इस साइड पर भी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी क्या है कि ये 4500 बेस पेयर्स लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद इसके पास कुछ ट्रांसपोजेज जीन मौजूद हैं जैसे कि बैक्टीरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के अंदर थे। उसके बाद क्या है, बाउंडेड बाय शॉर्ट इम्परफेक्ट इन्वर्टेड रिपीट्स, और साथ ही इसके साथ क्या होती हैं, कुछ इन्वर्टेड रिपीट्स भी होते हैं, और एडजेसेंट सब टर्मिनल रेपिटेटिव रीजन्स, मतलब ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें कुछ बेस की जो सीक्वेंस होती हैं उनके अंदर रेपिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जो हमारे पास DS एलिमेंट्स हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं AC जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोई डिलीशन या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके हम DS एलिमेंट्स डिराइव कर सकते हैं। अब जो हमारे पास DSA एलिमेंट है वो कहते हैं कि वो बिल्कुल सिमिलर होता है AC से, एक्सेप्ट डैट ए पीस ऑफ ट्रांसपोजेज जीन। सिर्फ एक ट्रांसपोजेज जीन जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या उसकी डिलीशन से हमारे पास DSA एलिमेंट आ जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास DSA है ये अनएबल है कि ये ख़ुद को ट्रांसपोज नहीं कर सकता, ये नॉन ऑटोनोमस होता है, क्योंकि इसके पास जो ट्रांसपोजेज जीन होता है वो डिलीटेड होता है, मतलब ट्रांसपोजेज जीन उसमें से निकल गया होता है। इसे हम डायग्राम से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
अब इस डायग्राम की तरफ आप देखें, सबसे पहले जो हमारे पास है AC ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। इसमें देखें हमारे पास ट्रांसपोजेज जीन मौजूद है, ठीक है। यहाँ इन्वर्टेड रिपीट्स हैं और कुछ सब टर्मिनल इन्वर्टेड रेपिटेटिव रीजन्स मौजूद होंगे, ठीक है। अगर हम इस ट्रांसपोजेज जीन का कुछ हिस्सा डिलीट कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है DSA ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हम इस DSA एलिमेंट में से ऑलमोस्ट सारा जो ट्रांसपोजेज जीन है वो रीजन रिमूव कर देते हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा हमारे पास ट्रांसपोजेज जीन रह जाता है, तो हमारे पास जो नया जो DS एलिमेंट होगा वो होगा DSB एलिमेंट, ठीक है। अब अगर इस DSB एलिमेंट में से भी हम जो थोड़ा सा ट्रांसपोजेज जीन रह गया वो भी रिमूव कर दें और सिर्फ उसके पास क्या रह जाए, कुछ इन्वर्टेड रिपीट्स रह जाएँ, ठीक है। टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स रह जाएँ और कुछ रेपिटेटिव रीजन्स रह जाएँ, तो हमारे पास DSC एलिमेंट आ जाएगा। अब हमारे पास जो मेंडल था, आप सब मेंडल के नाम से वाकिफ़ हैं। मेंडल ने जेनेटिक्स को, जिसका जेनेटिक्स में बहुत अहम किरदार है जेनेटिक्स को स्टडी करने में, उसने सबसे पहले क्या किया था, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब पी प्लांट के अंदर उसने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया था। जैसे पी, अगर हम पी के सीड शेप की बात करें तो दो तरह की सीड शेप्स उसने बताई थी, एक तो राउंड होगी या फिर रिंकल होगी। अब वो जो राउंड शेप आ रही थी वो किस वजह से, कि उसके पास जो हमारे पास है R लोकस पर जीन मौजूद होता था जो कि कोड करता है एक एंजाइम को जिसे हम बोलते हैं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, या फिर वो एंजाइम जो कि स्टार्च मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन अगर इस R लोकस पर जो जीन मौजूद है उसके अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो जो हमारे पास सीड शेप राउंड था वो रिंकल फिनोटाइप में चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, मेल फंक्शनिंग वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब वो जो उसकी फिनोटाइप के अंदर चेंज आई है वो जीन के अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से। अब वो हम ये बिलीव करते हैं कि जो उस जीन के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, चेंजेस आई थी, वो किस वजह से आई थी, इंसर्शन की वजह से। 800 बेस पेयर का जो DNA का पीस था वो उसके अंदर इंसर्ट हो गया था, और ये भी बिलीव किया जाता है कि वो जो DNA उसके अंदर इंसर्ट हुआ था वो AC या DS फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। ये था हमारे पास ऑल अबाउट DS एंड AC एलिमेंट्स, या फिर DS एंड AC ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो कि यूकैरियोटिक मेज के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमने स्टडी करना है P एलिमेंट्स को, जो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं और ड्रोसोफिला के अंदर मौजूद होते हैं, और इनकी वजह से जो ड्रोसोफिला के अंदर कंडीशन होती है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, द ट्रांसपोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर P ट्रेट इज़ कॉल्ड P एलिमेंट। अभी हम देखते हैं कि P ट्रेट क्या होता है और P एलिमेंट के अंदर कौन कौन से, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सिर्फ वाइल्ड फ्लाइज के अंदर, जो नॉर्मल ड्रोसोफिला फ्लाइज हैं उनके अंदर मौजूद होंगे, जबकि लेबोरेटरी स्ट्रेन्स के अंदर ये मौजूद नहीं होंगे जब तक कि कोई बायोलॉजिस्ट उनके अंदर इन एलिमेंट्स को इंसर्ट ना कर दे, ठीक है। अब जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर P एलिमेंट्स की वजह से जो कंडीशन होती है उससे हम बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस, ठीक है। अब इस कंडीशन को अगर हम थारोली स्टडी कर लें तो हमें P एलिमेंट की ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम P एलिमेंट की बात करें तो ये जो हमारे पास P एलिमेंट है इसके पास यहाँ पर कुछ मौजूद होते हैं ट्रांसपोजेस, ठीक है, और यहाँ पर मौजूद होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, ठीक है, जिन्हें हम टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास रिप्रेसर या फिर आप कह सकते हैं सप्रेसर, ठीक है, ये मौजूद होता है। अब ये देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूटेशन इन्हांसमेंट कोज्ड बाय यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन। यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन की वजह से क्या होता है कि जो हाइब्रिड डिसजेनेसिस है वो कोज होती है। इन हाइब्रिड डिसजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास ड्रोसोफिला एक स्पीशी है उसके 2 स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। हम एक स्ट्रेन को दूसरे स्ट्रेन के साथ क्या करवाएंगे, मेट करवाएंगे। वन स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला मेट्स विद एन अदर, और उसके नतीजे में एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। अब जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो स्टीराइल होगा, या फिर कह सकते हैं कि डिसजीनिक होगा। अब वो उसकी स्टीराइल होने की वजह क्या है कि उसका जो क्रोमोसोम है उसके अंदर इतनी ज़्यादा डैमेज आ गई है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस जैसे ट्रांसलोकेशन हो गई है या फिर इन्वर्जन हो गई है, इतनी ज़्यादा क्रोमोसोमल एब्रेशंस आ गई हैं कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, स्टीराइल हो जाएगा, ठीक है। इन हाइब्रिड डिसजेनेसिस, इसके अंदर हाइब्रिड डिसजेनेसिस में दोनों पेरेंट्स का जो है ना वो रोल होता है। कैसे, इसमें है कि जो फादर है मस्ट बी फ्रॉम स्ट्रेन P। फादर को कहाँ से होना चाहिए, स्ट्रेन P, मतलब स्ट्रेन P में क्या होता है कि उसके पास P एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, और जो मदर है इसके ये होना चाहिए, मदर होनी चाहिए स्ट्रेन M, मतलब इसके पास P एलिमेंट्स मौजूद ना हो। अगर फादर के पास
पी एलिमेंट्स मौजूद हैं और मदर के पास पी एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो हमारे पास हाइब्रिड डिसजेनेसिस होगी, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी, स्टीराइल। लेकिन अगर क्रॉस होता है एम फादर के साथ, मतलब उसके पास पी एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं और जो मदर है वो है स्ट्रेन में से, मतलब उसके पास जो पी एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो होगी नॉर्मल। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्ट्रेन जो एक जैसे होते हैं पी क्रॉस पी या एम क्रॉस एम होगा, इनके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। तो अगर हम एम फादर को इंटरब्रीड करवाएंगे किसके साथ, पी मदर के साथ, तो फिर भी हमारे पास नॉर्मल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास कोई भी फीमेल क्रोमोसोम जब भी एम फीमेल के साथ क्रॉस करेगा तो उसके नतीजे में डिसजेनेसिस कोज हो जाएगी। ठीक है, इवन दो अगर हमारे पास रिकम्बिनेंट मेल क्रोमोसोम भी होता है, रिकम्बिनेंट मेल क्रोमोसोम मतलब कि हम पी स्ट्रेन में से जो क्रोमोसोम है उसका कुछ सेगमेंट और जो एम मेल स्ट्रेन है उसमें से भी एम मेल जो स्ट्रेन है उसका भी अगर हम क्रोमोसोम का सेगमेंट और उन दोनों को रिकम्बिनेंट बना दें उन दोनों का, और उस रिकम्बिनेंट के अंदर ये है कि पी एलिमेंट मौजूद होना लाजमी है, तो फिर भी हमारे पास डिसजेनेसिस कोज हो जाएगी, जो कि शो करता है कि जो हमारे पास पी ट्रेट है इज़ कैरिड ऑन मल्टीपल साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम, कि हम जो पी ट्रेट है उसके जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं वो क्रोमोसोम की एक साइड से किसी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो पी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, और जो ट्रांसपोजोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं पी ट्रेट के उन्हें हम बोलेंगे पी एलिमेंट। ठीक है, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है मार्गरेट किडवल एंड हर कोलीग्स, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि जो हम अगर एक ड्रोसोफिला है और उसका डीएनए का सेगमेंट लेते हैं वो वाला जो कि वाइट लोकस, ठीक है, वाइट लोकस जीन है। अब वो जो वाइट लोकस जीन है जब हम उसके अंदर पी एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, अब ये जो याद रखिएगा कि ये हम उस ड्रोसोफिला या फिर उस फ्लाई की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टीराइल है। ऑलरेडी स्टीराइल का मतलब है कि उसके पास पहले से पी एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब उसके अंदर हम वाइट लोकस के अंदर पी एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे तो ये देखा गया कि जो उसके पी एलिमेंट्स और जो ड्रोसोफिला फ्लाई के स्टीराइल जो फ्लाई थी उसके अंदर जो पी एलिमेंट्स मौजूद थे उसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी। दे शो ग्रेट सिमिलैरिटीज़ इन सीक्वेंस बट डिफर कंसिडरेबली इन साइज, सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क था, अबाउट 500 to 2900 बेस पेयर्स लॉन्ग, साइज़ डिफरेंट था लेकिन उनकी जो सीक्वेंस थी बेस की वो तकरीबन सेम थी। फर्दर मोड जो हमारे पास पी एलिमेंट्स थे दोनों जो कि ड्रोसोफिला के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे और जो हमने इंसर्ट किए थे वो उनके अंदर टर्मिनल रिपीट्स भी मौजूद थी और डायरेक्ट रिपीट्स भी मौजूद थी होस्ट डीएनए के अंदर। ठीक है, जो कि ये शो कर रहे थे, ये जो टर्मिनल रिपीट्स हैं ये इस चीज़ की अलामत है कि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं। पी एलिमेंट्स के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होने का एक और सबूत इस बात से मिला कि जो हमने वाइट लोकस के अंदर म्यूटेशन कोज की थी वो रिवर्ट हो गई थी, और हमने पहले कहा है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से म्यूटेशन होती है वो रिवर्ट हो जाती है क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगेन पी एलिमेंट है जिसके पास इन्वर्टेड रिपीट्स मौजूद हैं, ट्रांसपोजेज जीन मौजूद है और रिप्रेसर या फिर सप्रेसर मौजूद है। पी एलिमेंट्स इन कोड ए सप्रेसर, पी एलिमेंट्स एक सप्रेसर बनाएंगे ऑफ ट्रांसपोजिशन विच अकामुलेट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द डेवलपिंग जर्म सेल्स, जो भी हमारे पास जर्म सेल्स डिवेलप हो रहे हैं मतलब एग सेल या फिर स्पर्म सेल, ये जब डिवेलप हो रहे होते हैं तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर सप्रेसर जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाता है अगर उनके पास पी एलिमेंट्स मौजूद हों तो। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो कि पी एलिमेंट्स के होने या ना होने की वजह से होती हैं। अब एक हमारे पास है अगर तो पी या फिर एम मेल है, जो मेल है या तो वो हो सकता है पी स्ट्रेन में से या फिर एम स्ट्रेन में से, लेकिन जो फीमेल है वो किस स्ट्रेन में से है, पी में से, पी स्ट्रेन में से है। ठीक है, अब अगर फीमेल पी स्ट्रेन में से है तो इसका मतलब है उसके पास पी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, और अगर पी एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो उसका मतलब है कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोजेज जीन्स भी मौजूद होंगे, रिप्रेसर भी मौजूद होंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है ओवम, ठीक है, और इसके पास न्यूक्लियस है। अब क्योंकि इसके पास पी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं तो इसके अंदर सप्रेसर भी मौजूद होगा और ट्रांसपोजेज जीन भी मौजूद होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक स्पर्म आता है और वो क्या करता है, इस एग को या ओवम को कर देता है फर्टिलाइज। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस आएगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आएगा लेकिन उसका साइटोप्लाज्म नहीं आएगा। अब जो हमारे पास ओवम है उसका साइटोप्लाज्म यूज़ होगा और उसके पास सप्रेसर मौजूद है। अब ये जो सप्रेसर हैं वो क्या करेंगे, जो स्पर्म के जो पी एलिमेंट्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाएंगे और उन पी एलिमेंट
एलिमेंट्स को की जो वर्किंग है उसको क्या कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। अब जो ट्रांसपोजेज जीन्स हैं या ट्रांसपोजेज जीन का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है ट्रांसपोजिशन नहीं हो सकेगी, और अगर ट्रांसपोजिशन नहीं होगी तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर हमने क्रॉस करवाना है पी मेल का विद एम फीमेल। अब एम फीमेल का मतलब है इसके पास पी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। पी एलिमेंट्स मौजूद नहीं मतलब ट्रांसपोजेज और रिप्रेसर भी नहीं होंगे। ये हमारे पास ओवम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ना तो इसके अंदर सप्रेसर है और ना ही ट्रांसपोजेज है। लेकिन यहाँ से हमारे पास एक ऐसा स्पर्म आ रहा है मेल की तरफ से जो कि जिसके पास पी एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास चूँकि जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है ज़ाइगोट बनाने के लिए, साइटोप्लाज्म नहीं आएगा। तो साइटोप्लाज्म तो सिर्फ ओवम का यूज़ होगा, उसके पास ना सप्रेसर है और ना ही ट्रांसपोजेज है। लेकिन क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल आ रहा है और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर पी एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वो सप्रेसर भी बनाएगा, ठीक है। और सप्रेसर के साथ साथ हमारे पास ट्रांसपोजेज भी बनेंगे। लेकिन जो सिर्फ ट्रांसपोजेज जीन्स होंगे वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं या डीएनए के सेगमेंट्स मौजूद हैं उनके अंदर ट्रांसपोजिशन होगी। ट्रांसपोजिशन होगी तो क्रोमोसोमल चेंजेस आएंगी, क्रोमोसोमल अब्रेशंस आएंगी, और जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो डिसजीनिक होंगे या फिर स्टीराइल होंगे, जो कि इस चीज़ को शो करते हैं कि इनके अंदर हाइब्रिड डिसजेनेसिस हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे पी एलिमेंट्स और इनका रोल ड्रोसोफिला के अंदर के हाइब्रिड डिसजेनेसिस किस केस में होगी और कब ये नहीं होगी, ठीक है। अब हमने स्टडी करना है कि जो हमारे पास पी एलिमेंट्स है इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो कि बायोलॉजिकल जेनेटिक्स में इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे पास हाइब्रिड डिसजेनेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हमने देखना है। फर्स्ट हमारे पास है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है कि न्यू स्पीशी फॉर्म होगी, ठीक है, और वो जो दो न्यू स्पीशीज़ बनेंगी वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगी, ठीक है। अब ये जो दो स्पीशीज़ या फिर जो न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, स्पेसिएशन होती है, वो किस तरह होती है, जब हम एक ही स्पीशी के टू डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, जैसे पी और एम दो स्ट्रेन्स थे, इनका हम फ्रीक्वेंटली मेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में हमारे पास स्टीराइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टीराइल ऑफस्प्रिंग्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, डैमेज हो रहे हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन आ रही है। अब वो क्रोमोसोमल एब्रेशन या फिर जो हमारे पास जेनेटिक चेंजेस हैं वो इस कदर बढ़ जाएंगी कि जो दोनों स्ट्रेन्स हैं उनके आपस में जेनेटिक मटीरियल के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी कि वो एक अलग अलग स्पीशी की फॉर्म इख्तियार कर लेंगे, ठीक है, और वो मज़ीद आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह हमारे पास न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं जब हम क्या करवाते हैं, फ्रीक्वेंटली इनकी मीटिंग करवाते हैं। दूसरा हमारे पास है कि जो पी एलिमेंट्स हैं वो म्यूटाजेनिक एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। अब म्यूटाजेनिक एजेंट्स का क्या मतलब है कि ये ऐसे एजेंट्स के तौर पर काम करेंगे जो किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन कोज करवा सकते हैं। अब हम ड्रोसोफिला के अंदर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हमने देखा कि जो पी एलिमेंट्स हैं उनका हम म्यूटाजेनिक एजेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और इनके अंदर जो हम म्यूटेशन लाते हैं उनको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो पी एलिमेंट्स है फ़र्ज़ करें उसके अंदर हम कोई चेंजेस कर देते हैं, कुछ ऐसे जीन्स डाल देते हैं जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए या होस्ट के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और नॉन एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम उसके अंदर कुछ एडवांटेजियस जीन्स डाल देते हैं और उसको किसी होस्ट के अंदर डाल देते हैं, और वो उसके डीएनए के साथ जो ओरिजिनल डीएनए उसी के साथ वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करता जाएगा, और उसके जो जीन्स हैं उसके अंदर इंटरप्शन आ जाएंगी या फिर वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जो मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट्स हैं वो पी एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो जो ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स। पहले हमने डीएस और एसी एलिमेंट्स को स्टडी किया है, ठीक है, जो कि मेज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और अब हमने पी एलिमेंट्स को देखा जो कि ड्रोसोफिला के अंदर मौजूद होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।